Hi my dear students, welcome to Ask a Mock Test, a platform to solve your queries। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लास वीडियो में जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक्स में जो वेरी इंपॉर्टेंट है कार्बन रिलेटेड, मतलब स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट को जानने के लिए, दैट इज़ कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशंस क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में। अब कौन सी फॉर्म ज़्यादा होगा, कौन सी फॉर्म कम होगा, क्यों होगा, उसके बारे में, उसका क्या स्टीरियोकेमिकल कंडीशन है, वो यहाँ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फॉर्मेशंस। कॉन्फॉर्मेशंस क्या है कि स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल व्हेन डिफर इन द डायहेड्रल एंगल एंड आर इजीली इंटर कन्वर्टेबल थ्रू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है वो क्या हो सकता है, वो डायहेड्रल एंगल से डिफरेंट है। मतलब डायहेड्रल एंगल मतलब दोनों जो एंगल लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो एंगल है दोनों प्लेन के अंदर जो एंगल है, इस एंगल को कहा जाता है डायहेड्रल एंगल। तो वो एंगल अगर दोनों, अगर एक मॉलिक्यूल में ग्रुप्स आर अगर यही डायहेड्रल एंगल से अगर डिफर है तो उसको हम इजीली एक से दूसरे में जो इंटर कन्वर्टेबल है तो उसको डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ मिनिमम एनर्जी स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन जो है आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या है कि जिसमें सबसे कम एनर्जी जिसका होगा डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस में, ठीक है, उसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मर्स, रोटेशनल आइसोमर्स एंड रोटामर्स। अब डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस के बात करते हैं, जैसे इथेन। ठीक है, इथेन मॉलिक्यूल मतलब CH3 तो इसके केस में अगर हम देखेंगे तो इसमें बेसिकली एक अगर फ्रंट कार्बन और एक अगर बैक कार्बन रहेगा। पहले हम ऑलरेडी कॉन्फॉर्मेशन को कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है वो सिखा दिए हैं, तो उसको एक बार रिवाइज करने के बाद ये अगर हम पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे। तो बेसिकली CH3 में अगर ये फ्रंट कार्बन और ये अगर बैक कार्बन हो जाएगा, दिस इज 1 एंड बैक साइड 2, तो एक में हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन में अगर बॉन्ड एंगल अगर देखेंगे दैट इज 5 अगर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन इसको कहेंगे इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। और अगर दोनों बॉन्ड एंगल अगर दोनों के केस में अगर देखेंगे कैसे हो सकता है, लाइक दिस। इसमें अगर बॉन्ड एंगल ऐसा होगा, बॉन्ड एंगल अगर 60 डिग्री होगा, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट मीन्स स्टैगर्ड। दो कॉन्फॉर्मेशन फॉर इथेन, एक होता है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन जहां फाई इज इक्वल्स टू 0 और एक स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जिसमें फाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे एन ब्यूटेन के बारे में। तो एन ब्यूटेन में बेसिकली CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें अगर हम अगर C2 और C3 एक्सिस जो है उसको अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि फ्रंट कार्बन एंड रेयर कार्बन, तो कैसे होगा? पहले CH3 जो है मतलब दिस CH3 एंड दिस इज CH3, तो 1 2 3 एंड 4, तो पहले डायहेड्रल एंगल दोनों के अंदर सेम रहेगा, फुल्ली, इसको कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, वेयर फाई इज 0 डिग्री। ठीक है, मतलब उसके जो डायहेड्रल एंगल है वो है 0 डिग्री। अब फ्रंट कार्बन को हम क्या करेंगे, फिक्स रख देंगे और बैक कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर देंगे। ठीक है, 60 डिग्री अगर रोटेट कर देंगे तो बैक कार्बन क्या कहाँ आ जाएगा, यहाँ CH3 यहाँ आ जाएगा, तो दोनों के अंदर यहाँ हो जाएगा, यहाँ CH3 होगा, दिस हाइड्रोजन नाउ यहाँ आ गया और दिस हाइड्रोजन नाउ यहाँ आ गया। ठीक है, सो लाइक दिस, सो दिस इज कॉन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड गॉच कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगेन इसको फिर से 60 डिग्री अगर रोटेट कर देते हैं तो दिस CH3 नाउ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दिस हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा एंड दिस हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो अगेन दिस इज लाइक दिस,
सो दिस इज कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स, दिस इज फुल्ली, क्योंकि CH3 के साथ और एक CH3 का एक साथ है तो इसको कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स डायहेड्रल एंगल। बट यहाँ CH3 और CH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो है 120, तो इसको कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ओनली CH3 है। ठीक है, और एक होता है फिर अगर 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो दिस CH3 कम हियर एंड दिस हाइड्रोजन कम हियर एंड दिस हाइड्रोजन कम हियर, तो लाइक दिस, इसको कहते हैं एंटी कॉन्फॉर्मेशन और स्टैगर्ड। तो बेसिकली जो कॉन्फॉर्मेशंस होता है दैट कॉन्फॉर्मेशंस इज लाइक ए स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, दो कॉन्फॉर्मेशन टाइप। अब स्टैगर्ड में दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है एंटी और एक हो सकता है गॉच। तो एंटी का मतलब क्या है, जब फाई जब होगा 180 डिग्री और गॉच का मतलब होता है फाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, मतलब डायहेड्रल एंगल। और इक्लिप्स का मतलब जब फुल्ली इक्लिप्स मतलब फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और पार्शियल इक्लिप्स का मतलब है फाई इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। सो दिस आर डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। अब कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इन्फ्लुएंस करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, जिसको पहला जो है वो है टॉर्सनल स्ट्रेन और इक्लिप्सिंग स्ट्रेन और बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड ऑफ any two CH or CMe bond one on each carbon atom must repel each other. This type of strain is called torsional strain. Two bond pair repulsion on each carbon atom of a carbon-carbon single bond one on each atom. तो बेसिकली क्या है कि इस सिस्टम में जो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है वहाँ दोनों बॉन्ड में एक स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, जिसको इक्लिप्सिंग स्ट्रेन कहते हैं। बट ये स्ट्रेन यहाँ स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में रिलीज हो जाता है, तो इस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड इक्लिप्सिंग स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन और बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन। ठीक है, जहाँ कोई भी कॉन्फॉर्मेशन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में है। ठीक है, कोई भी आइसोमर। दूसरा जो है वो है एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो उसमें कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है और बाकी एटॉम के साथ वो जनरली रहता है 10928 डिग्री। ठीक है, अब उसको छोड़कर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द बॉन्ड एंगल ऑफ सेंट्रल कार्बन एटॉम इज 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 के केस में 120 और sp के केस में 180। तो इसको छोड़कर अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बट बॉन्ड एंगल 10928 नहीं है तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रेन क्रिएट करता है। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द यूजुअल बॉन्ड एंगल विल क्रिएट ए स्ट्रेन इन ए मॉलिक्यूल। ग्रेटर द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द यूजुअल वैल्यू ग्रेटर इज द एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेविएशन होगा यूजुअल से उतना ही उसका क्या होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा, कॉन्सिक्वेंटली लेस इज द स्टेबिलिटी। जैसे साइक्लोप्रोपेन में जो CH2 है दैट इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो होना चाहिए 109, बट दिस स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर इसको अलाउ करता है ओनली 60 डिग्री बॉन्ड एंगल अलाउ करता है। तो बेसिकली इसको अगर sp3 में रहना है तो 109 डिग्री 28 मिनट में रहना है, बट मॉलिक्यूल अभी जो मिल रहा है वो है 60 डिग्री में कार्बन कार्बन मिल रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज इन ह्यूज स्ट्रेन, दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज अंडर स्ट्रेन। ठीक है, सो दिस इज टाइप ऑफ एंगल स्ट्रेन व्हिच कैन अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। थर्ड जो फैक्टर है दैट इज वैन डर वाल्स स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। वो क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स वन ऑन ईच ऑफ द टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम इज लेस देन द सम ऑफ देयर वैन डर वाल्स रेडियस, देन ए रिपल्सिव फोर्स जनरेट एंड दिस क्रिएट्स ए स्ट्रेन इन द कॉन्फॉर्मेशन व्हिच इज नोन एज वैन डर वाल्स स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल रहेगा, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल में दोनों मॉलिक्यूल का डिस्टेंस, अगर दोनों मॉलिक्यूल जो है उसका डिस्टेंस क्या है, मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए वैन डर वाल्स रेडियस से उससे कम है,
तो उस मॉलिक्यूल पे एक मतलब स्ट्रेन क्रिएट होगा जिसको हम वैन डर वाल्स स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन के नाम पे जानेंगे। सो इसको अगर अवॉइड करने के लिए एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऐसा एक कॉन्फॉर्मेशन फेवर करेगा जिस कॉन्फॉर्मेशन में वो है जिसमें लोएस्ट वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा और स्टेरिक स्ट्रेन होगा। तो टू अवॉइड स्टेरिक स्ट्रेन ऑफ ए मॉलिक्यूल टेक अप दैट कॉन्फॉर्मेशन व्हिच हैज द लोएस्ट वैन डर वाल्स स्ट्रेन। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि नॉन बॉन्डेड सब्स्टिट्यूटेड इन ए कार्बन कार्बन बॉन्ड में अंडरगो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन द ग्रेटर फॉर्म ऑफ व्हिच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स। तो और एक जो होता है जिसमें नॉन बॉन्डिंग फोर्स होता है, जो होता है जिसमें नॉन बॉन्डिंग फोर्स में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का, तो उसमें क्या होता है वो फॉर्मेशन के कारण बहुत जगह पर एक एक कॉन्फॉर्मेशन दूसरे लेस स्ट्रेन कॉन्फॉर्मेशन से भी वो स्टेबल हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल से हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल जो है स्टेबिलिटी इन गॉच कॉन्फॉर्मेशन में वो है हैलो एल्केन का। ठीक है, तो हैलो एल्केन बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड कैसे होता है CH3 CH2 CH2 Cl, जैसे 1 2 और 3। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारा नॉन, क्योंकि क्लोरीन है यहाँ, तो दिस इज 1 क्लोरो अगर होगा एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो इसमें 1 2 और 3 अगर इसमें एक्चुअली दो कॉन्फॉर्मेशन अगर वैन डर वाल्स को हम कंसीडर करते हैं तो क्लोरीन का साइज बड़ा है और CH3 का भी साइज बड़ा है, तो दोनों अगर एंटी कॉन्फॉर्मेशन में रहेगा तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। बट इसका और दो कॉन्फॉर्मेशन हो सकता है, एक हो सकता है P गॉच और एक हो सकता है M गॉच। मतलब तो इसमें क्या होता है, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो गॉच कॉन्फॉर्मेशन है गैसियस स्टेट में ज्यादा होता है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड एग्जिस्ट इन एन एंटी एंड टू एनांसियोमेरिक गॉच कॉन्फॉर्मर्स in the liquid and gaseous state the gauge conformation predominate। क्यों, मेन रीजन क्या है, the main reason is the sum of the van der Waals attractive force overcome the repulsive force as they are separated almost by a distance of approximately the sum of their van der Waals radii। तो इसमें van der Waals का जो रेडी है उससे डिस्टेंस में ही है, तो बेसिकली गॉच कॉन्फॉर्मेशन में एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ये फेवरेबल हो जाता है कॉन्फॉर्मेशन। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करते हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल को फेवर करता है, जैसे एक एग्जांपल बात करते हैं कि इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, जैसे CH2 CH2 OH OH। ठीक है, और नहीं तो और एक कह सकते हैं CH2 CH2 OH Cl OH Cl। तो ये सारे केस में क्या होता है, देखा गया है कि गॉच कॉन्फॉर्मेशन एंटी कॉन्फॉर्मेशन से ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इस केस में क्या होता है 1,2 डायोल जो होगा, इथेन 1,2 डायोल जो होगा, उसके केस में जो डिस्टेंस OH और OH का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली जो वैन डर वाल्स रेडी है उसके आसपास है और उससे थोड़ा ज़्यादा ही है डिस्टेंस में। बट OH क्या करता है, एक हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है अगर गॉच कॉन्फॉर्मेशन में रहेगा। सिमिलरली अगर क्लोरीन के केस में भी दो कॉन्फॉर्मेशन होगा, तो क्लोरीन अगर ऑर्थो में रहेगा मतलब गॉच कॉन्फॉर्मेशन में रहेगा, तो वो क्या कर सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू OH ग्रुप इन गॉच कॉन्फॉर्मेशन इज आइडियली सिचुएटेड for intramolecular hydrogen bonding. So these stabilize the gauge conformation over anti. The compound mainly exist in the gauge form. तो इसी कारण से गॉच फॉर्म में ज्यादा रहते। तो बेसिकली एंटी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप जो है कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहता है एक और दूसरे के साथ, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नहीं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसके कारण क्या होता है कभी कभी गॉच कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर इथेन कैसा होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली अगर जैसे हम पहले कॉन्फॉर्मेशन पढ़ाने के समय दिखा रहे थे कि
जो इथेन है वो बेसिकली एक इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है और एक स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली जो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है इसमें दोनों हाइड्रोजन के अंदर थोड़ा डाइपोल अगर इक्लिप्स्ड अगर स्ट्रेन अगर रहेगा तो इसीलिए इक्लिप्स्ड स्ट्रेन के कारण क्या होता है, इसका जो एनर्जी है थोड़ा हाई है। तो जब डायहेड्रल अगर जीरो होगा तो यहाँ एनर्जी हाई होगा, बट जब गॉस कॉन्फॉर्मेशन में आ जाएगा तो उसके अंदर एनर्जी लो हो जाएगा। तो इसीलिए 60 डिग्री में वो जब आ गया तब एनर्जी फिर मिनिमाइज्ड हो गया। So the energy difference between torsional strain is mainly due to the 3 pair of bond opposition strain। ये तीनों का जो bond opposition strain है उसके वजह से हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग strain is negligible as the distance between two hydrogen is 0.23 nanometer against 0.24 is equals to sum of van der। तो वैन डर वाल्स का जो डिस्टेंस है उसमें एक्चुअली क्या है वो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन को नेग्लिजिबल है, बट इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन रहता है इक्लिप्सिंग जिसके कारण एनर्जी थोड़ा हाई है। तो बेसिकली अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें ड्रॉ करना है तो उसमें इस टाइप का कर सकते हैं। तो दोनों इक्लिप्स और जो स्टैगर्ड उसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है जो वो एक्चुअली उसको 12 किलो जूल पर मोल। अब बात करते हैं कि एन ब्यूटेन के केस में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा होगा। तो एन ब्यूटेन के केस में अगर देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है एक फुल्ली इक्लिप्स्ड, उसको अगर क्लॉकवाइज भी रोटेट करे और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो दो टाइप का हो सकता है। एक CH3 इस साइड पे आएगा, इसको भी गॉच कहेंगे, और एक इस साइड पे आएगा, इसको भी गॉच कहेंगे। तो इसको अगर इसको स्ट्रक्चर ए और ए डैश ले लेते हैं तो ए दिस विल बी बी और बी डैश। अब फिर 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं तो दिस CH3 कम हियर, एंड अगर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो दिस CH3 कम हियर कर देते हैं इस इक्लिप्स्ड पार्शियल इक्लिप्स्ड को। तो यहाँ आ जाता है CH3 आ जाता है एंटी पोजीशन पे दोनों 180 डिग्री, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब C डैश को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा देते हैं तो ये भी आ जाता है मतलब यहाँ, ठीक है। तो दोनों सेम जगह पर पहुंच जाता है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे कि इक्लिप्स्ड अगर फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा तो इसमें CH3 के बीच में इक्लिप्स जो है स्ट्रेन होने के कारण सबसे हाई स्ट्रेन है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर 60 डिग्री फिर रोटेट करने के बाद जो गॉच कॉन्फॉर्मेशन होगा थोड़ा स्ट्रेन रिलीज हुआ तो स्टेबिलिटी मिल गया, बट फिर 60 डिग्री रोटेट करने के बाद जब इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन आ गया तो इसमें हाइड्रोजन CH3 फिर टॉर्सनल जो स्ट्रेन और जो इक्लिप्सिंग स्ट्रेन के वजह से इससे कम होगा CH3, बट जो पहला आइसोमर है गॉच कॉन्फॉर्मेशन उससे ज़्यादा होगा, तो इसमें फिर स्ट्रेन इंक्रीज हुआ। फिर अगर हम इसको 60 डिग्री देखेंगे, अगर फिर 60 डिग्री इसको घुमा देते हैं तो इसमें CH3 और CH3 जो है एकदम 180 डिग्री पोजीशन पे है, तो इस केस में क्या होगा, दो सबसे मिनिमम एनर्जी है, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में D जो है सबसे स्टेबल है। सिमिलरली अगर इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, अगर A डैश से शुरू करते हैं तो पहले आएगा B डैश, फिर आएगा C डैश, फिर आ गया D, तो ऐसे करके रोटेट करके होता है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना होगा, द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द फुल्ली इक्लिप्स्ड एंड द एंटी कॉन्फॉर्मेशन इज मेनली ड्यू टू 3 पेयर ऑफ बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन एंड ए एमी इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो पहला जो है उसमें CH3 और हाइड्रोजन तीनों बॉन्ड जो है वो स्ट्रेन है, टॉर्सनल स्ट्रेन है, और CH3 इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। दूसरा जो है द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन पार्शियली और फुल्ली इज मेनली ड्यू टू डिग्री ऑफ इन स्टेरिक हिंडेंस। तो अब ये भी इक्लिप्स्ड है और यहाँ भी इक्लिप्स्ड है, तो ए इक्लिप्स्ड है मतलब दो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में अगर देखा जाएगा ए भी इक्लिप्स्ड और ए भी इक्लिप्स्ड है, दोनों इक्लिप्स्ड में क्यों एक ज़्यादा एनर्जी क्यों कम एनर्जी, तो इसका कारण है
कि एक में क्या होता है, स्टेरिक इंडेक्स में दो एक एमी है और एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। बट दूसरे केस में अगर देखेंगे ये दो एमी है, एमी हाइड्रोजन है प्लस वन हाइड्रोजन है, तो दैट विल बी एक्चुअली हायर, ठीक है, ये हायर, तो इसीलिए ये होगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ये हायर होगा, उसके बाद ये लोअर होगा। तीसरा केस जो है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी गॉज एंड एंटी कॉन्फॉर्मेशन इज ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेरिक रिपल्सन। दिस स्टेरिक इंटरेक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स एट एडजेसेंट कार्बन्स सेपरेटेड बाय ए डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री इज कॉल्ड गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन है, दिस इज ब्यूटेन के केस में गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन के कारण इसका एनर्जी थोड़ा ये होता है, हाई होता है कंपेयर टू एंटी। एंटी के केस में कोई भी गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन नहीं है, तो एंटी इज सबसे लेस स्टेबल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम।